I did not go to China for secret agreements. I did not go. Sir, the House should know that people were watching Olympics when China was issuing stapled visas for people from Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir. This is the reality of China. महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चीन भेज दे क्या? मान्यवर इस तरह से जवाब देते थे, नॉन सीरियस टाइप के जवाब। और कल गोगोई जी बड़ा बड़ा उछल कर बोल रहे थे। सबसे बड़ी ताकत जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन की इस समय नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, ये इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस ने हमारी ताकत को अनेक गुना बढ़ा दिया और उसका परिणाम भी हमें नजर में आया है। ये हमने करके देखा है। सरकार की जो डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनियां थी उसमें हमने रिफॉर्म किए। शुरुआत में वहां पर आग लगाना, आंदोलन करवाना, हड़तालें करवाने के खेल चल रहे थे, अभी भी बंद नहीं हुए हैं। मान्यवर, युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ? 93 हजार युद्ध बंदी हमारे पास थे, 93,000, और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास था। 93,000 युद्ध बंदी, उस वक्त की पाकिस्तान की सेना का 42% और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। मगर शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस, न बजती बांसुरी। ये कैंप तोड़ने की जरूरत न पड़ती साहब आपको, हमको। मान्यवर, इतना ही नहीं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तो नहीं लिया, मांगना ही भूल गए। 15,000 वर्ग किलोमीटर की जीती हुई भूमि भी वापस दे दी। तय हुआ था पाकिस्तानी नरसंहार के लिए युद्ध अपराध न्यायाधिकरण बनेगा, नहीं बना। सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया था। 195 पाकिस्तानी अधिकारियों पर मुकदमा चढ़ना था। भुट्टो अपने साथ इंदिरा जी के सामने से छुड़ा कर ले गए। जनरल मानेक शॉ का एक कोट अनकोट कहता हूं, जनरल मानेक शॉ का, जो एक प्रकार से आर्किटेक्ट माने जाते हैं बांग्लादेश विजय के, इन्होंने कहा कि भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। अब जो शब्द है, मैं आप कोट अनकोट है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये लोग गुस्सा न हो सकते। आई टोल्ड हर इनटू ब्रैकेट इंदिरा गांधी, इंदिरा जी को कहा, दैट ही इनटू ब्रैकेट भुट्टो के लिए, ही हैज मेड मंकी आउट ऑफ यू। समझ में आता है? ये फील्ड मार्शल साहब ने कहा है, मान्यवर। और ये हमें सिखा रहे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ठिकाना नहीं किया। अरे भाई, आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं है साहब। देखिए क्या होता है। मैंने कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, तो कनी मोदी जी कह रही है कि हम नहीं दे रहे। कनी मोदी जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कनी मोदी को बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य जी को, कि वो कह रही है हमने नहीं दिया, मगर जिसके साथ बैठते हो उसका दोस्त तो आपके सर पर आएगा ना। चिदंबरम जी कर रहे हैं, आपके राज्य से है, कांग्रेस के प्रमुख नेता है। देश के पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवादी नहीं भेजे थे। क्या क्लीन चिट देना चाहते? किसी को अधिकार नहीं है साहब यहां आतंकवाद पर बोलने का, किसी को अधिकार नहीं। मान्यवर, मैं अब मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं, अभी आधा भी नहीं हुआ है, जरा सुनो।
मान्यवर 62 के चिन्ह में क्या हुआ, 62 के युद्ध में क्या हुआ मान्यवर? ये अभी कल कुछ कांग्रेस के सदस्य चीन का सवाल पूछ रहे थे, मैं आज पूछना चाहता हूं 62 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया। और वर्ग किलोमीटर ही बोला, वर्ग किलोमीटर। और मान्यवर ऐसी ही चर्चा उस वक्त सदन में हुई, मैं तो बड़ी गंभीरता से जवाब दे रहा हूं, मुझे बोलने नहीं देते। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करे? तो एक संसद सदस्य ने, नेहरू जी का सर मेरे जैसा था, महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चीन बेच दे क्या? मान्यवर इस तरह से जवाब देते थे, नॉन सीरियस टाइप के जवाब। और कल गोगोई जी बड़ा बड़ा उछल उछल कर बोल रहे थे। अरे गोगोई जी, आपको मालूम है उन्होंने चीन के बारे में, आसाम के बारे में क्या कहा था? आसाम को आकाशवाणी पर बाय बाय कह दिया था। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। मान्यवर मैं भी सहमत हूं, मैं भी सहमत हूं, पूरे आसाम को पता है। मान्यवर 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 मुझे मालूम है, पूरे आसाम को पता है, इसीलिए तो वो विरोध पक्ष में बैठे हैं वहां पर आसाम में, पूरे आसाम को पता है। और मान्यवर मान्यवर जोर से बोलने से सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। मान्यवर में सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पर से एक जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र को कोट करना चाहता हूं। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह सुझाव दिया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में तो ले लिया जाए, मगर सुरक्षा परिषद को नहीं, सुरक्षा परिषद में भारत को लेना चाहिए। यह अमेरिका का प्रस्ताव था। नेहरू जी ने कहा हम इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इससे चीन के साथ हमारे संबंध खराब होंगे और चीन जैसे महान देश को बुरा लगेगा। मान्यवर आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। मोदी जी प्रयास करें अंदर ले जाने का, इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड है। और मान्यवर एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ एमओयू कर दिया। अब कहते नहीं है कि एमओयू में क्या था, ये तो बताओ भाई, क्या एमओयू किया था राजीव गांधी फाउंडेशन ने? और जब डोकलाम में हमारे सेना के जवान चीन की सेना के सामने आंख में आंख डालकर बैठे थे, वो चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे। ये मान्यवर ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीन पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। मान्यवर
मैं अभी भी एक बात इस महान सदन में, सदन के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मेरी मान्यता है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान So I would again, मैं इसको दोहराता हूं, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। Honorable Speaker, sir, in the course of the debate today, some points were made by members of the opposition. I would like to respond to some of them. We were asked, why did you stop at this time? Why did you not go further? Please see who's asking this question. This question is being asked by people who, after 26/11, felt that the best action was inaction. Now, I would like, sir, to read out, because one member said, nowadays BJP members like reading from books. You get the truth in books. Sometimes you don't like what we read in books. So let me read out, sir, 2 excerpts from a book by the National Security Advisor of the UPA government. After 26/11, a chapter, this is a book called Choices. He says, on sober reflection and in hindsight, I now believe the decision not to retaliate militarily, but to concentrate on diplomatic, covert, and other means was the right one for that time and place. This is what he says. But did he even do that? Because 26/11 happened in November of 2008. What was the reaction? The reaction was Sharm el-Sheikh. Was that diplomatic? Was it covert? Was it military? Now, what did Sharm el-Sheikh do? In Sharm el-Sheikh, the then government and the Pakistani Prime Minister agreed terrorism is a main threat to both countries. Now, today, sir, people are saying, America is hyphenating you, Russia is hyphenating you. That is what I heard Dipinder Huda ji say. Hello, you are hyphenating yourself. I mean, you did not need a foreign country to say, please link India to Pakistan. Your own government was saying, India and terrorism is a main threat to both countries. And then they said, terrorism should not be linked to the composite dialogue. And worst of all, they accepted a reference to Baluchistan in that. Now, here is a country reeling after 26/11. And you are equating Baluchistan and 26/11, what happened in Mumbai, and you are saying that the perpetrator and the victim have both got a problem. And then now you are asking me, why didn't you go further? People who did nothing are asking a government which did so much, saying, why didn't you do more? Now, you might think, sir, that this is a one-off, but this is a habit, because this is the thinking in that part of the House. Some years ago, there was, if you remember, sir, the Mumbai train bombing. The Mumbai train bombing happened in July of 2006. In September of 2006, 3 months after the Mumbai train bombing, at Havana, the UPA government
with its Pakistani counterpart, condemns all acts of terrorism as though we are both again equal, and agrees that it's a scourge that we need to effectively deal with together. And then they directed again resumption of dialogue. So what I want to highlight is, for people who did nothing to have the temerity, the gumption today to ask a government which did so much, which brought down Bhavalpur and Muridke, to say, why didn't you do more? I think it's extraordinary. Now, sir, we also heard from one of the early speakers saying we are now facing a two-front, and that the leader of opposition has been warning us about two-front. Now, all I can say, sir, is the person who said it, and maybe the leader of opposition, must have missed their history lessons in school. I'll tell you why. Because I would like to walk you through the history of this two-front. The two-front started because of something called POK. POK was created in 1948-49 by the government of this country by not completing the job of what was to be done. Now, sir, the House should note these dates. The two fronts started 1963, when the Shaksgam Valley was ceded by Pakistan to China as a result of an agreement. Then in 1966, the Karakoram Highway was agreed upon, which took 20 years, was completed in 1986. Now, references were made to China-Pakistan military collaboration. So when did this collaboration start? I'll give you the year, 1966. In 1966, the first Chinese military supplies went to Pakistan. When did nuclear collaboration start? 1976. 1976, when Bhutto arranged for China-Pakistan to get together on this. And in 1980s, when Prime Minister Rajiv Gandhi was visiting China and Pakistan, that was when the nuclear collaboration was at its height. Now, let me go further. You will say, why are you talking history? So let me bring this further up. 2005, Pakistan-China Treaty of Friendship and Cooperation. 2006, Pakistan-China Free Trade Agreement. 2013, handing over of Gwadar to China, Gwadar port to China. May 2013, announcement of China-Pakistan Economic Corridor. So, sir, we are getting warnings about a US-China, Pakistan-China collaboration, when this collaboration has been going on for 60 years. Now, let me also address two other points. There was a reference made to IMF that, why did you not stop? Why did you not stop? आपने सवाल उठाया तो जवाब भी सुनना पड़ेगा. आपने उठाया ना, आपके उपनेता ने उठाया, आपने सुनो जवाब. अब जैसे सवाल करोगे वैसे जवाब सुनने पड़ेंगे. Sir, the IMF loan which was given was approved in September 2024. It was an extended fund facility of $7 billion. Now, sir, the House should know, Pakistan is a serial borrower from the IMF. I think 16 or 17 times they have taken IMF package. Now, very interesting comparison, sir. In 2008, Pakistan got a standby arrangement of $9.70 billion. In 2013, it got another one of $5.9 billion. So the very people who are concerned today at a $7 billion package should remember a $15 billion package went through for Pakistan during that tenure. Now, reference was made, sir, to FATF. I want to say the longest period that Pakistan has been under FATF grey list has been under the tenure of the Modi government. During the Modi government, from 2018 to 2022, 1,576 days, Pakistan was in the grey list.
Yes, they were in the grey list earlier also. I am not denying that. It was for a shorter period. But I again want the House to appreciate that the FATF meeting in May 2025 has kept Pakistan in the enhanced follow-up category, recognizing that the compliance of Pakistan is only partial. Now, sir, so much for Pakistan. Some members also raised issues pertaining to China. So I would like to spend a few minutes on that. So I would first like the House to appreciate, because today we are getting these lectures saying China is a great danger, China, Pakistan are together, we are warning you. So what does the Congress party really think about China? Don't go by what they say. Let us see what they did. In 2005, China was designated as a strategic partner during Prime Minister Wen Jiabao's visit to India. Strategic partner. And there is a concept, very famous concept called Chindia, sir, a belief that China and India have common interest. And the main proponent of Chindia is the party spokesman of the people opposite. Now, some mention was made about visits, including my visit. Yes, I went to China. I went to China to make our position very clear about de-escalation, about trade restrictions, and about terrorism. I did not go to China for the Olympics. I did not go to China for secret agreements. I did not go. Sir, the House should know that people were watching Olympics when China was issuing stapled visas for people from Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir. This is the reality of China. एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं, यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का। अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी का। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, शास्त्रों में कहा गया है
हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होते हैं तभी वहां शास्त्र की, ज्ञान की चर्चाएं जन्म ले पाती है। जब सीमा पर सेनाएं मजबूत होती है तभी लोकतंत्र प्रखर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर बीते दशक में भारत की सेना के सशक्तिकरण का एक साक्षात प्रमाण है। ऐसे ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के शासन के दौरान सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सोचा तक नहीं जाता था। आज भी आत्मनिर्भर शब्द की मजाक उड़ाई जाती है। वैसे वो महात्मा गांधी से आया हुआ है, लेकिन आज भी मजाक उड़ाई जाती है। हर रक्षा सौदे में कांग्रेस अपने मौके खोजती रहती थी। छोटे छोटे हथियारों को लिए विदेशों पर निर्भरता, ये इनका कार्यकाल रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरा तक नहीं होते थे। और लंबा लिस्ट है, जीप से शुरू होता है, बफोर, हेलीकॉप्टर, हर चीज के साथ घोटाला जुड़ा हुआ है। पहली बार हुई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति, ये विचार कोई नया नहीं था। दुनिया में प्रयोग भी चलते हैं, भारत में निर्णय नहीं होते थे। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था, हमने किया। और बहुत ही मैं हमारी तीनों सेनाओं का अभिनंदन करता हूं कि इस व्यवस्था को उन्होंने दिल से सहयोग किया है, दिल से स्वीकार किया है। सबसे बड़ी ताकत ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की इस समय नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, ये इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस ने हमारी ताकत को अनेक गुना बढ़ा दिया और उसका परिणाम भी हमें नजर में आया है। ये हमने करके देखा है। सरकार की जो डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनियां थी उसमें हमने रिफॉर्म किए। शुरुआत में वहां पर आग लगाना, आंदोलन करवाना, हड़तालें करवाने के खेल चल रहे थे, अभी भी बंद नहीं हुए हैं। लेकिन देश हित को सर्वोपरि मान करके उन डिफेंस इंडस्ट्री के हमारे जो लोग थे सरकारी व्यवस्था में, उन्होंने इसको मन से लिया, रिफॉर्म को स्वीकार किया और वो भी आज बहुत प्रोडक्टिव बन गए। इतना ही नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी डिफेंस के दरवाजे खोल दिए हैं और आज भारत का प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है। आज स्टार्टअप्स डिफेंस के क्षेत्र में हमारे 27-30 साल के नौजवान, टियर 2, टियर 3 सिटी के नौजवान, कई कुछ जगह तो बेटियां स्टार्टअप का नेतृत्व कर रही है। डिफेंस के सेक्टर में सैकड़ों की तादाद में आज स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ड्रोन्स, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, ड्रोन्स की जितनी भी एक्टिविटी हमारे देश में हो रही है, शायद एवरेज 30-35 की उम्र होगी जो लोग कर रहे हैं, वो सारे लोग, और सैकड़ों की तादाद में कर रहे हैं। और उसका ताकत, क्योंकि इनका भी योगदान था इसमें, जिन्होंने इस प्रकार के प्रोडक्शन किए हैं, और वो हमें ऑपरेशन सिंदूर में बहुत काम आए। मैं उन सब के प्रयासों को बहुत साधुवाद करता हूं।
और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, आगे बढ़िए। अब देश रुकने वाला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया ये नारा नहीं था। हमने इसके लिए बजट पॉलिसी में जो परिवर्तन करना था, जो नए इनिशिएटिव ले रहे थे, वो नए इनिशिएटिव लिए। और सबसे बड़ी बात, क्लियर कट विजन के साथ हमने देश में